कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। गाइस, आज की क्लास में हम क्लास 11th के एनसीईआरटी कर रहे हैं और क्लास 11th के एनसीईआरटी में आज हमारा है चैप्टर नंबर 15 और चैप्टर का नाम है पृथ्वी पर जीवन। वैसे ये चैप्टर अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वैसे तो टीजीटी और पीजीटी बोथ आर लेवल्स सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, बट गाइस जो पीआरटी वाले स्टूडेंट है जिनकी ईवीएस आती है, उन स्टूडेंट के लिए भी ये जो हमारी आज की वीडियो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है, आज के चैप्टर को। तो यहाँ पर आज के चैप्टर में आप सबको पता है, पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि हमारे पर्यावरण के 3 प्रमुख परिमंडल हैं, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल। इन सब के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। जल मंडल में आपका समुद्र वगैरह आ जाता है, वायुमंडल में हमारा एटमॉस्फेयर आ जाता है, वायुमंडल लेयर्स आ जाती हैं, स्थल मंडल भी हम पढ़ चुके हैं। अब हमारी पृथ्वी पर जो भी जीव जंतु रहते हैं वो इन तीनों से मिलकर बायोस्फीयर बनाते हैं, जिसे कहते हैं जैव मंडल, और ये पर्यावरण के दूसरे मंडलों के साथ में मिलकर आपस में क्रियाएं करती हैं। तो जैव मंडल में सभी जीवित घटक शामिल होते हैं, ठीक है, जैसे सभी पौधे हैं, पेड़ पौधे हैं, जंतु हैं, प्राणी हैं, या कोई भी सूक्ष्म जीव भी है, यानी छोटे से छोटा जीव जिसके अंदर प्राण हो, वो सब कुछ शामिल किया जाता है, ठीक है। तो और ये सभी जीव क्या करते हैं, अपने आसपास के पर्यावरण से अंतर संबंधित होते हैं, यानी इंटरेक्ट करते हैं, क्रियाएं करते हैं। और अधिकतर जो जीव होते हैं वो आपके लैंड एरिया पर रहते हैं, सबको पता है, बट कुछ आपके जल मंडल में भी, यानी समुद्र के अंदर भी आपके समुद्री जीव पाए जाते हैं, और वायुमंडल में भी हमारे जीव होते हैं, जैसे पक्षी वगैरह। तो बहुत ऐसे जीव हैं जो एक मंडल से दूसरे मंडल में घूमते भी रहते हैं। तो इस तरीके से ये सारा संचरण चलता रहता है, विचरण चलता रहता है। जैव मंडल और इसके घटक पर्यावरण के महत्वपूर्ण तत्व हैं। जो भी जैव मंडल है, बायोस्फीयर है, और उसके जितने भी कॉम्पोनेंट हैं वो आपकी महत्वपूर्ण तत्व हैं। और ये सारे तत्व क्या करते हैं, ये सारे तत्व भूमि, जल और मिट्टी, इन सब के साथ पारस्परिक क्रिया करते हैं। जैसे लैंड एरिया पर कोई जीव रह रहा है तो वो मिट्टी से ही अपना भोजन प्राप्त करेगा, ठीक है, इस तरीके से पानी पीकर करेगा और भूमि पर रहेगा। और इसके साथ साथ जो तापमान है, टेम्परेचर है, वर्षा है, आर्द्रता है, और सूर्य के प्रकाश से भी ये कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं। ये सारे के सारे आपके जो जीव होते हैं ये, ठीक है। जैविक घटक, देखो जैविक घटक समझ में आ गया ना, यानी सभी जीवित जीव जो हमारी भूमि पर रहते हैं और पर्यावरण के साथ क्रियाएं करते हैं, इन्वायरमेंट से रिलेटेड रहते हैं, उन्हें कहते हैं जैविक घटक। तो इनका जैविक घटकों का भूमि, वायु और जल के साथ पारस्परिक आदान प्रदान, यानी कुछ ग्रहण करना, कुछ छोड़ देना, और जीवों के जीवित रहने और बढ़ना और उनके विकसित होने में सहायक देता है। सिंपल सी बात है भाई, एक पौधा है, अगर उसे खाद नहीं मिलेगी, उसे पानी नहीं मिलेगा, वो कैसे पनपेगा, है ना। अब आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट इकोलॉजी, यानी पारिस्थितिकी। इकोलॉजी, पारिस्थितिकी क्या है, काफ़ी अगर हम बात करें तो जो इकोलॉजी है वो हमारे जैविक और अजैविक तत्वों के मेल से बना है। अजैविक, देखो जैविक तत्व आपने समझ लिया अभी क्या होते हैं, पेड़ पौधे, जीव जंतु। अजैविक तत्व कौन से होते हैं, जैसे मिट्टी है, खनिज है, तो ये अजैविक तत्व है ना। तो संतुलन के लिए इन सब के बीच में क्या होना चाहिए, इन सब के बीच में होना और बने रहना बहुत ज़रूरी है। जो आपके प्राणी है, जीवधारी है, उनका भी एक विशेष अनुपात में होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई हमारी पृथ्वी पर शेर यानी लोयन ही लोयन भर जाएं, तो इससे भी हमारा जो पारिस्थितिकी इकोलॉजिकल सिस्टम है वो गड़बड़ा जाएगा। तो इकोलॉजिकल सिस्टम की बात करें तो पारिस्थितिकी क्या है, ये प्रमुख रूप से जीवधारियों के जन्म, उनका डेवलपमेंट, उनका डिस्ट्रीब्यूशन, उनकी प्रवृत्ति, उनकी प्रतिकूल अवस्थाओं में जीवित रहने से संबंधित है पारिस्थितिकी। यानी एक जीव अपने से अनुकूल और प्रतिकूल दोनों परिस्थितियों में कैसे जिंदा रहता है, उस चीज़ से रिलेटेड है इकोलॉजी। इकोलॉजी केवल जीवधारी और उनके आपस में संबंध का ही अध्ययन नहीं है, बल्कि एक विशेष ग्रुप है उसका भूमि के साथ, पानी के साथ, हवा के साथ जो इंटरेक्ट है, और उसमें जो वो ऊर्जा का प्रवाह करता है, या जो भी उसकी पोषण श्रृंखलाएं होती हैं वो भी समायोजित होती है, तो उसे कहते हैं इकोलॉजिकल सिस्टम। तो एक इकोलॉजिकल सिस्टम में जो आपके जैविक तत्व हैं उनका अजैविक तत्वों के साथ रिलेशन, और उसके साथ साथ उनमें किस प्रकार से ऊर्जा का प्रवाह होता है वो, और पोषण श्रृंखलाएं शामिल होती हैं, तो इसे कहते हैं इकोलॉजिकल सिस्टम। पारिस्थितिकी के संदर्भ में जो हैबिटेट है यानी आवास, पर्यावरण के भौतिक और रासायनिक कारकों का योग है। विभिन्न प्रकार के पर्यावरण विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न प्रकार के पारितंत्र पाए जाते हैं, जहाँ अलग अलग प्रकार के पौधे होते हैं, जीव जंतु होते हैं, जो एक पूरा क्रम से अभ्यस्त हो जाते हैं, और इसी को कहते हैं इकोलॉजिकल एडेप्शन।
एडेप्टेशंस, ठीक है। पारिस्थितिकी अनुकूलन, पारिस्थितिकी अनुकूलन सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो क्या होता है पारिस्थितिकी अनुकूलन, जिसमें भाई जो पेड़ पौधे होते हैं, जो विभिन्न प्रकार के जीव जंतु होते हैं, वो एक पर्यावरण में किस प्रकार अपने आप को अनुकूल बनाए रखते हैं। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा सर्दी है तो ठंड से मर गए सारे के सारे, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें जिसमें नहीं होती, तो उसे कहते हैं इकोलॉजिकल एडेप्टेशन। समझ में आ गया क्या होता है। अब यहाँ पर देखो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इकोलॉजी ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है गाइस, आइकोस और लॉजी से मिलकर बना है, ठीक है। आइकोस और लॉजी से मिलकर बना है। आइकोस का मीनिंग होता है घर और लॉजी का मीनिंग होता है विज्ञान के अध्ययन। तो इकोलॉजी क्या हुआ कि पृथ्वी पर जितने भी पौधे हैं, मनुष्य हैं, जंतु हैं, या जो भी छोटे मोटे जीवाणु हैं, जीवाणुओं के घर के रूप में उनका अध्ययन करना, जो कि एक दूसरे पर आश्रित होने के साथ साथ एक दूसरे के साथ भी रहते हैं। जर्मन प्राणी शास्त्र थे अर्नस्ट हैक्ल, ये पीआरटी वाले स्टूडेंट का बार बार क्वेश्चन आता है ईवीएस में। ये अर्नस्ट हैक्ल, जिन्होंने सबसे पहले 1869 में आइकोलॉजी शब्द का यूज़ किया था, ठीक है। आइकोलॉजी शब्द का यूज़ 1869 में अर्नस्ट हैक्ल ने किया था, ठीक है, याद रखना। और पारिस्थितिकी के ज्ञाता के रूप में भी ये जाने जाते हैं, पारिस्थितिकी के ज्ञाता के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। जीवधारी जैविक और अजैविक भौतिक पर्यावरण और घटकों के पारस्परिक संपर्क के अध्ययन को ही पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी विज्ञान। अतः जीवधारियों का आपस में और उनका भौतिक पर्यावरण से अंतर संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन ही पारिस्थितिकी है, ठीक है। तो जीवधारी, जिसमें आपके जैविक और अजैविक दोनों घटक आ जाते हैं, उनका जो पारस्परिक जो संपर्क होगा, उसके अध्ययन को ही पारिस्थितिकी विज्ञान कहेंगे। जीवधारियों का आपस में और उनका भौतिक पर्यावरण से अंतर संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन ही पारिस्थितिकी कहलाता है, ठीक है, इकोलॉजी कहलाता है। तो इसको आप ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ इकोसिस्टम्स, यानी पारितंत्र के प्रकार। तो पारितंत्र आपका दो प्रकार का होता है, एक होता है स्थलीय और एक होता है जलीय, ठीक है। एक होता है स्थलीय यानी टेरेस्ट्रियल, और दूसरा होता है एक्वाटिक, यानी वैसे भी जो जानवर पानी के अंदर रहते हैं उन्हें हम एक्वाटिक एनिमल कहते हैं ना, इस तरीके से। तो स्थलीय पारितंत्र को पुनः बायोम में बांटा जाता है। जो भी आपके लैंड पर रहते हैं उनको बायोम में दोबारा से डिवाइड किया जाता है। और बायोम क्या होते हैं? ये आपके पौधे और प्राणियों का एक ग्रुप होता है और एक बहुत बड़े एरिया पर पाया जाता है, एक बहुत बड़े भौगोलिक एरिया पर इसे ये पाया जाता है, ठीक है। एक बहुत बड़ी भौगोलिक एरिया पर ये पाया, जैसे हम पृथ्वी पर बात करें तो पृथ्वी पर आपके बहुत अलग अलग बायोम हैं, उनकी सीमा का निर्धारण किससे किया जाता है? जलवायु से और अपक्षय संबंधित तत्वों से, यानी मिट्टी है, वायु है, हवा है, तो इनसे, ठीक है। तो विशेष परिस्थितियों में जो पौधे हैं और जंतु हैं उनके बीच जो इंटरेक्ट होता है उसके कुल योग को बायोम कहते हैं। सिंपल चीज़ में बताऊँ ना, क्या होता है बायोम? एक बड़ा सा एरिया, उसके अंदर जो भी पेड़ पौधे हैं, जो भी जीव जंतु हैं, उनके आपस में उस पर्टिकुलर उसी एरिया में जो उनके बीच इंटरेक्ट होगा उसे कहेंगे बायोम। इसमें वर्षा, तापमान, आर्द्रता और मिट्टी जैसे अवयव भी शामिल होते हैं। संसार के कुछ प्रमुख पारितंत्र जैसे वन पारितंत्र, घास पारितंत्र, आपका मरुस्थल पारितंत्र और टुंड्रा पारितंत्र, ये सारे के सारे आपके पारितंत्र के प्रकार हैं। जैसे जलीय पारितंत्र की बात करें तो उसमें आपका समुद्र पारितंत्र आ जाएगा और ताज़ा पानी का पारितंत्र आ जाएगा। समुद्री पारितंत्र में आपके गाइस जो महासागरीय हो जाते हैं, ज्वार नदमुख हो जाता है, परवाल भित्ति, कोरल रीफ हो जाती है, इन सबको शामिल कर देंगे हम। जलीय पारितंत्र यानी ताज़े पानी में हम नदियों को, झीलों को, तालाब को, कच्छ, दलदल, ये सभी शामिल हो जाते हैं। तो इस तरीके से इनको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ इकोलॉजिकल सिस्टम। पारितंत्र की संरचना में वहाँ उपलब्ध पौधे और जंतुओं की प्रजातियों का, जो उनकी प्रजातियां होती हैं उनका वर्णन भी सम्मिलित होता है, ठीक है। यानी जो पौधे हैं उसकी अलग अलग जो स्पाइसीज होती है, जो प्रजातियां होती हैं, उनको भी शामिल किया जाता है। यह उनके इतिहास, वितरण और उनकी संख्या को भी वर्णित करता है। संरचना की दृष्टि से सभी पारितंत्र में जैविक और अजैविक कारक होते हैं, ठीक है। सभी पारितंत्र में जैविक और अजैविक कारक होते हैं। अजैविक यानी भौतिक, अजैविक को क्या कहेंगे? भौतिक यानी अबायोटिक फैक्टर्स। इनमें आपके भौतिक यानी तापमान, वर्षा, सूर्य का प्रकाश, आर्द्रता, मिट्टी की स्थिति, ठीक है, ये सब कुछ शामिल होगा। और उसके अलावा अजैविक को अकार्बनिक तत्व भी कहते हैं। तो अकार्बनिक तत्व में आएंगे आपके कार्बन डाइऑक्साइड गैसेज आ जाएंगी, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटाशियम, इन सबको शामिल किया जाएगा। दूसरी ओर बात करें जैविक फैक्टर यानी बायोटिक फैक्टर, तो इसमें वो चीज़ें आएंगी जिनमें जीवन होगा, जैसे उत्पादक
यानी हरे पौधे, उपभोक्ता खाने वाले, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक उपभोक्ता, अपघटक, इनमें सब में वो चीज़ें आएंगी, वो जीव आएंगे जिनमें जीवन पाया जाता है। तो उत्पादकों में सभी हरे पौधे शामिल होते हैं जो कि आपकी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। आप इस डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखोगे ना, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले सूर्य से सौर ऊर्जा ली हरे पौधों ने, तो हरे पौधों को कहते हैं उत्पादक, क्योंकि सबसे बेस लेवल का काम यही करते हैं। और मिट्टी से ये अपनी पोषण तत्व ग्रहण करते हैं। हरे पौधे मिट्टी से जितना कुछ इन्होंने पोषक तत्व लेने होते हैं सब कुछ मिट्टी से लेते हैं। सूर्य से सौर ऊर्जा ली, और उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता यानी जो शाकाहारी लोग हैं वो हरे पौधों को खाते हैं, ठीक है, यानी उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। उसके बाद जो द्वितीयक उपभोक्ता यानी मांसाहारी, वो डिपेंड होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता पर, ठीक है। प्राथमिक उपभोक्ता वालों को भी खा जाते हैं और हरे पौधों को भी खाते हैं द्वितीयक उपभोक्ता यानी मांसाहारी वाले। तृतीयक उपभोक्ता यानी शीर्ष मांसाहारी, तो ये डिपेंड होते हैं गाइस द्वितीयक पर भी और प्राथमिक पर भी, दोनों पर होते हैं। और इन तीनों के यानी प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक और तृतीयक, इन तीनों की जब ये मर जाते हैं तो इनके जो मृत अवशेष हैं उनको खाते हैं अपघटक। कौन खाते हैं? अपघटक। तो ये इस तरीके से एक इकोलॉजिकल सिस्टम बन जाता है, यानी ये भी मरकर आखिरी में अपघटकों के द्वारा ख़त्म कर दिए जाते हैं और फिर मिट्टी बन जाते हैं, और मिट्टी से फिर दोबारा यहाँ पर आ जाते हैं, और फिर इस मिट्टी में हरा पौधा उगता है जो सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करके फिर दोबारा से ये, इसे कहते हैं फूड चेन। क्या कहते हैं? आहार श्रृंखला यानी फूड चेन। यहाँ पर देखो आप, जैसे प्रथम श्रेणी के उपभोक्ताओं में क्या क्या आएगा, तो आपने उत्पादक में तो आपके हरे पौधे आ जाएंगे सिंपल। प्रथम श्रेणी के उपभोक्ताओं में बात करें तो यहाँ पर आपके शाकाहारी जंतु आएंगे, यानी जो मांस मछली नहीं खाते, जैसे हिरन हुआ, बकरी हुआ, चूहे हैं, ये सभी पौधों पर ये जीव शामिल होते हैं। तो एग्जाम में पीआरटी वालों का तो इसी तरीके से क्वेश्चन आता है कि बताइए भाई जो हिरन है वो कौन सा उपभोक्ता है, यानी या निम्न में से प्राथमिक उपभोक्ता में किसे शामिल किया जाता है, तो हिरन, बकरी, चूहा, इन सबको। द्वितीयक उपभोक्ता की बात करें तो इसमें आपके मांसाहारी जीव आते हैं, जैसे सांप हो गया, बाघ हो गया, शेर हो गया, ठीक है। तो द्वितीयक उपभोक्ता में मांसाहारी सांप, बाघ, शेर ये आ जाएगा। और कुछ मांसाहारी जो दूसरे मांसाहारी जीवों पर निर्भर करते हैं, इन्हें कहते हैं हम टॉप लेवल के, ठीक है, टॉप लेवल के होते हैं। टॉप लेवल के ये मांसाहारी होते हैं, जैसे बाज और नेवला। बाज और नेवला ये आपके, जैसे भाई कोई बाघ मर गया, कोई शेर मर गया, तो बाज और नेवला उनको भी खा जाते हैं। आखिरी होते हैं अपघटक, ये वो होते हैं जो मरे हुए जीवों पर निर्भर करते हैं, यानी कोई जीव मर गया, जैसे कोई कौवा मर गया, कोई गिद्ध मर गया, उनमें फिर वो जब सड़ जाता है तो उनमें कीटाणु पड़ जाते हैं और उन कीटाणुओं को खाकर अपना पेट भरते हैं, उन्हें कहते हैं अपघटक, ठीक है। तो ये टोटली रूप से जो भी सूक्ष्म जीव मर जाते हैं ना, जो भी मर जाते हैं तो उन्हें ये सूक्ष्म जीव पैदा होते हैं और खा जाते हैं। और उसके बाद ये जो सूक्ष्म जीवाणु हैं ये उन मृतकों को अपघटित कर उन्हें सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं और फिर बाद में दोबारा सब कुछ मिट्टी बन जाता है। तो गाइस यहाँ पर देखें प्राथमिक उपभोक्ता, जो आपके प्राथमिक उपभोक्ता है वो किस पर निर्भर है? उत्पादक पर निर्भर है। प्राथमिक उपभोक्ता हमारे उत्पादक पर निर्भर है, उत्पादक यानी हरे पौधे। जबकि प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीय उपभोक्ताओं के लिए भोजन बनते हैं। प्राथमिक वाला दूसरों वालों के लिए भोजन बनेगा, दूसरे वाला फिर तीसरे वालों के लिए भोजन बनेगा। और अपघटक क्या होता है? ये हर लेवल के जितने भी मरे हुए होते हैं जीव उनको खाकर अपना भोजन बनाते हैं। तो ये अपघटक जिन्हें मृतकों के विभिन्न पदार्थ कार्बनिक और अकार्बनिक अवयव और मिट्टी की उर्वरता के लिए पोषक तत्वों में बदल देते हैं, ठीक है। तो जब ये उनको खा जाते हैं तो बाद में क्या करते हैं? मिट्टी के पोषक तत्वों में इन्हें बदल देते हैं। तो पारितंत्र के जीवाणु इस तरीके से आपकी फूड चेन से परस्पर जुड़े हुए हैं सभी के सभी। उदाहरण के लिए पौधे पर जीवित रहने वाला एक कीड़ा एक मेंढक का भोजन है, ठीक है। पौधे पर एक कीड़ा है, आपने सबने देखा होगा, पौधे पर कीड़े होते हैं हरे हरे कलर के, तो उनको किसने खा लिया? मेंढक ने खा लिया। दूसरी बात अगर हम बात करें, मेंढक किसका भोजन बना? सांप का भोजन बना। और सांप किसका भोजन बना? बाज के द्वारा खा लिया गया। तो ये क्रम इसी तरीके से एक लेवल से दूसरे लेवल में ऊर्जा को स्थानांतरित करता है, यानी ट्रांसफर करता है। हरे पौधे ने अपनी ऊर्जा कीड़े में गई, कीड़े की ऊर्जा मेंढक में गई, मेंढक की ऊर्जा सांप में गई, सांप की ऊर्जा किस में गई? बाज में गई। तो इस प्रकार से ये एक फूड चेन बन जाती है, इसे कहते हैं फूड चेन, ठीक है। तो खाद्य श्रृंखला की ये प्रक्रिया आपकी एक लेवल से दूसरे लेवल पर ऊर्जा के स्थानांतरण करती है, इसे कहते हैं फ्लो ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा प्रवाह। खाद्य श्रृंखलाएं अनुक्रम ना होकर एक दूसरे से बल्कि जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है। उदाहरणतः एक चूहा जो आपके भोजन पर निर्भर है, अन्न पर निर्भर है, अनेक द्वितीय उपभोक्ताओं का भोजन है, यानी मांसाहारियों का भोजन है। और तृतीयक लेवल के जो मांसाहारी होते हैं वो
अनेक द्वितीयक लेवल के जो जीव होते हैं उनको खाकर अपने भोजन बनाते हैं। तो प्रत्येक मांसाहारी जीव एक से अधिक प्रकार के शिकार पर निर्भर करता है। परिणाम स्वरूप जो आपकी फूड चेन है वो आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो प्रजातियों के इस प्रकार जुड़े होने को ही हम फूड वेब कहते हैं। यानी ये जो अलग अलग जीवों की प्रजातियां हैं ये अलग अलग प्रकार से एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, तो इन्हें ही कहते हैं फूड वेब। ठीक है, याद रखना, इन्हें क्या कहते हैं? फूड वेब। ओके, अब इसके बाद सामान्यतः दो प्रकार की आपकी फूड चैन होती हैं। एक होती है ग्रेजिंग फूड चैन, एक होती है डिट्रिटस फूड चैन, यानी चराई खाद्य श्रृंखला और अपर्दत खाद्य श्रृंखला। चराई खाद्य श्रृंखला की बात करें तो ये पौधों से आरंभ होकर मांसाहारी तक जाती हैं। ठीक है, पौधों से आरंभ होगी यानी हरे पौधों से आरंभ होगी और फिर मांसाहारी तक चली जाती है, यानी जो जीव हरे पौधों को जो अन्य जीवों को खा जाते हैं तो वहाँ तक भी ये पहुँच जाती है चराई वाली। सिंपल सी बात है गाइस, हरा पौधा था, वो खुद पौधा था, उसको प्राथमिक वाले ने खाया तो वो उसके अंदर चला गया, प्राथमिक वाले को द्वितीयक वाले ने खा लिया, द्वितीयक को तृतीयक वाले ने खा लिया। तो इस प्रकार वो जो चराई खाद्य श्रृंखला कहाँ तक पहुँच गई? थर्ड लेवल तक पहुँच गई, जिसमें शाकाहारी मध्यम स्तर पर है। शाकाहारी मध्यम स्तर पर है। हर स्तर पर ऊर्जा का हार्श होता है। जैसे जैसे हर लेवल पर आगे बढ़ते चले जाते तो ऊर्जा का हार्श होता चला जाता है, जिसमें शोषण, उत्सर्जन और विघटन प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। तो खाद्य श्रृंखला में आपके 3 से 5 लेवल होते हैं। कितने लेवल होते हैं? 3 से 5 लेवल होते हैं और हर लेवल पर आपकी जो ऊर्जा है वो कम होती चली जाती है। ठीक है, ये माना जाता है कि एक लेवल से दूसरे लेवल पर ऊर्जा का केवल 10% ही पहुँचता है। मानो आपके यहाँ पर 1000 कैलोरी पहुँच रही है तो आगे 100 पहुँचेगी, फिर अगले लेवल पर 10 पहुँचेगी, अगले लेवल पर 1 पहुँचेगी। तो 10वां भाग ये आगे स्थानांतरित होता है किसका? एनर्जी का। ठीक है, तो अपर्दत खाद्य श्रृंखला चराई खाद्य श्रृंखला से प्राप्त मृत पदार्थों पर निर्भर है। जो आपकी अपर्दत वाली है ना, ठीक है, अपर्दत वाली मरे हुए पौधों पर निर्भर है और इसमें कार्बनिक पदार्थों का जो अपघटन होता है वो शामिल किया जाता है। नेक्स्ट आता है गाइस टाइप ऑफ बायोम्स, यानी आपके बायोम्स के प्रकार। बायोम का अर्थ क्या है ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं, मैं आपको बता चुकी हूँ। एक पर्टिकुलर एरिया में एक विशेष प्रकार की जो जीव जंतु होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उनकी प्रजातियों को कहते हैं बायोम। और हमारी भूमि पर अलग अलग बायोम है। वन बायोम, मरुस्थलीय बायोम, घास भूमि, जलीय बायोम, उच्च प्रदेशीय बायोम। तो इस प्रकार के अलग अलग बायोम्स हैं। और ठीक है, यहाँ पर एक टेबल आएगी आगे, उस टेबल में इसको बिल्कुल डिटेल से बताया गया है। ये है वो टेबल। तो पहले मैं आपको ये टेबल ही दिखा देती हूँ। ये है संसार के प्रमुख बायोम। तो बायोम की बात करें तो सबसे पहले वन बायोम को यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। वैसे इसमें कुछ नहीं आता, इसमें वही आपके वनों के टाइप आ जाएंगे और कौन सा वन कहाँ पर पाया जाता है, कितना टेम्परेचर चाहिए और कितने उसके लिए वर्षा चाहिए, तो इन्हीं सब चीज़ों को इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है, अम्लीय पोषक तत्वों की कमी और ये इसी तरीके की सारी चीज़ें आती हैं, वृक्षों के झुंड वगैरह सब कुछ। ठीक है, उसके बाद जैसे मरुस्थलीय एरिया, तो मरुस्थलीय एरिया में आपके सिंपल वही आएंगे, गर्म और उष्ण मरुस्थल, अर्धशुष्क मरुस्थल, तटीय मरुस्थल, शीत मरुस्थल। और इनमें किस किस प्रकार के जीव रहते हैं, कैसा टेम्परेचर होता है, और इन्हीं सब चीज़ों को इसमें शामिल किया जाता है। तीसरा आता है घास भूमि। तो इसमें गाइस आपके आ जाते हैं जो अलग अलग घास भूमियाँ हैं, जैसे अफ्रीका में अलग है, ऑस्ट्रेलिया में अलग है, दक्षिण अमेरिका में अलग है, इंडिया में अलग है, यूरेशिया में अलग है। तो उन सबको शामिल किया जाता है। उसके अलावा जो भी उन घास भूमियों में जीव जंतु रहते हैं, उन जीव जंतुओं को इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। उसके बाद ये जलीय बायोम और पर्वतीय बायोम। जलीय बायोम यानी इसमें वही आपके समुद्री जल के जीव जंतु और ताजे पानी में जो जीव जंतु रहते हैं, जो नदियाँ, सरिता हैं, झीलें हैं, आर्द्र भूमियाँ, उन सबको शामिल किया जाता है। उसके बाद पर्वतीय एरिया की बात करें तो पर्वतीय यानी जैसे हिमालय है, एंडीज है, रोके, इन सबको शामिल किया जाता है। तापमान और वर्षा यानी इनका कैसा एरिया है, किस प्रकार की वनस्पति है, तो इस प्रकार से सारे बायोम्स इसके अंतर्गत आपके शामिल किए जाते हैं। ओके गाइस, जैव भू रासायनिक चक्र से, ठीक है, बायो जियो केमिकल सर्कल से। तो देखते हैं क्या होता है ये सर्कल। तो हमें जो ऊर्जा मिलती है वो सूर्य से मिलती है और हमारा सारा जीवन भी उसी ऊर्जा पर कहीं ना कहीं निर्भर करता है। आपके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, ये कह सकते हैं हम इसे कि जीवन की प्रक्रिया को आरंभ करती है। हरे पौधे हमारे भोजन का और हमारे लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। और प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या होता है,
कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होती है, ऑक्सीजन यूज़ होती है और कार्बन यौगिक, ये सब कुछ में बदल जाती हैं। और धरती पर पहुंचने वाले सूर्य ताप का बहुत छोटा भाग, केवल 0.1% हमारी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में यूज़ किया जाता है पौधों के द्वारा। और आधे से अधिक भाग की बात करें ना, तो पौधे की श्वसन विसर्जन क्रिया में, और शेष भाग पौधों के अन्य भागों में संचित हो जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे सूर्य की ऊर्जा का प्रयोग करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज़ करते हैं। पौधों पर जीवन विविध प्रकार के जीवित जीवों के रूप में पाया जाता है। विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिक अंतर संबंधों पर सभी प्रकार के जीव आपके निर्भर रहते हैं। अलग अलग इकोलॉजिकल सिस्टम पर आपके सभी तरीके के जो जीव हैं वो निवास करते हैं और इस विविधता में ये जिंदा रह सकते हैं। और अगर हम बात करें ना, तो इसमें 3 चीज़ें ज़रूरी चाहिए होती है पौधों को, एक तो पानी, एक ऊर्जा, एक पोषक तत्व। और इनकी उपलब्धता संसार के आपके अलग अलग भागों में अलग अलग हैं और इनकी भिन्नता क्षेत्रीय होने के साथ साथ सामयिक भी है, यानी 12 के 12 महीने में आपको अलग अलग एरिया में अलग अलग टेम्परेचर है, पानी है, सब कुछ अलग अलग होता है। तो 100 करोड़ वर्षों से बात करें तो हमारे वायुमंडल और जलमंडल की संरचना में कुछ आपके बदलाव आते रहे हैं, ठीक है। लगभग तो एक जैसा, बस थोड़े बहुत तो बदलाव हुए हैं। और इन तत्वों का जो ये संतुलन है, ये पौधों और प्राणी उत्कों में होने वाला चक्रीय प्रवाह कहीं ना कहीं कायम रखता है, ठीक है। अगर ये चक्रीय प्रवाह नहीं होता तो ये बदलाव आपके बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। रासायनिक जो तत्व हैं, इनके अवशोषण से, यानी इनको ग्रहण करने से आरंभ होता है चक्रीय, ठीक है, जैव भू रासायनिक चक्र। इसमें वायु, जल और मिट्टी में विघटन से पुनः आरंभ होता है। ये चक्र पूर्णतः सौर ताप से, यानी जो सूर्य की ताप है उससे संचालित होते हैं। जीवमंडल में जीवधारा और पर्यावरण के बीच रासायनिक जो तत्व हैं उनके चक्रीय जो प्रवाह होता है उसे ही कहते हैं जैव भू रासायनिक चक्र। सिंपल भाषा में भाई, जो आपका बायोस्फीयर है, जैव मंडल है, उसमें जो भी जीव है और उनके पर्यावरण के बीच जो रासायनिक तत्व है उनका जो आदान प्रदान होता है, जो एक चक्र सा, सर्कल सा चलता रहता है, उसे कहते हैं बायो जियोकेमिकल सर्कल। बायो का अर्थ है जीव, जियो का अर्थ है पृथ्वी पर उपस्थित चट्टानें, मिट्टी, वायु, जल, ठीक है। तो जैव भू रासायनिक चक्र है होता है ये। तो ये 2 प्रकार का होता है मेनली, एक होता है आपका गैसीय और एक होता है गैसीय और दूसरा तलछटी। गैसीय की बात करें तो जो आपका गैसीय चक्र होता है, इसमें पदार्थों का मुख्य भंडार आपके वायुमंडल और महासागर होते हैं गैस की। और तलछटी चक्र की बात करें तो हमारी जो क्रस्ट है उस पर जो भी मिट्टी, तलछट और जो भी अन्य प्रकार की चट्टानें हैं वो सभी इसके स्रोत होते हैं, ठीक है, तलछटी चट्टानों की। नेक्स्ट आता है वाटर सर्कल। वाटर सर्कल अभी, ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया भी था। वाटर सर्कल कुछ नहीं है, सभी जीवधारी वायुमंडल और स्थल मंडल में जल का एक चक्र सा बनता रहता है। तरल में, गैस में और ठोस अवस्था में होता है, इसे जलीय चक्र कहते हैं। सिंपल वे में बात करें ना गाइस, देखो जैसे आपका ये समुद्र है, समुद्र से पानी वाष्पीकरण के द्वारा ऊपर उड़ा, बादल बने और वर्षा हुई, ठीक है। तो ये जो वाटर का सर्कल है ये इसी प्रकार से चलता रहता है सभी एरियाज में। नेक्स्ट आता है कार्बन सर्कल। सभी जीवधारियों में कार्बन पाया जाता है, सभी जीवधारियों में कार्बन की मात्रा पाई जाती है और कार्बन सभी यौगिक का एक मूल तत्व है। जैव मंडल में असंख्य कार्बन यौगिक के रूप में जीवों में विद्यमान है। कार्बन चक्र कार्बन डाइऑक्साइड का परिवर्तित रूप है, यानी बदला हुआ रूप है। और ये परिवर्तन की अगर हम बात करें तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के यौगिकीकरण द्वारा आरंभ होता है। और इस प्रक्रिया से क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज बनता है, ठीक है। क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज बनता है। और जो कार्बनिक यौगिक स्टार्च, सेल्यूलोज, सक्रूज इनके रूप में पौधों में संचित हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट का कुछ भाग सीधे पौधों की जैविक क्रियाओं में भी प्रयोग हो जाता है। और इस प्रक्रिया के दौरान देखो, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर एक ये देख सकते हो डायग्राम, कार्बन चक्र का है ये। इसमें दिखा रखा है कार्बन ये जो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड थी, पेड़ पौधों ने, जंतुओं ने श्वसन के दौरान यूज़ किया, अपघटन, फिर जो वे मर गए और उनके मृत अवशेष अपघटित हो गए और अपघटित होने के बाद ये मिट्टी में मिल गए, ठीक है। क्या हो गई, मिट्टी में मिल गई, तो श्वसन भी मिट्टी में मिल गया, वो दोबारा फिर वायुमंडल में गया और दोबारा यहाँ आ गया। इस तरीके से अब यहाँ पे भी देखो, वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी, पौधों के द्वारा उसको ग्रहण किया गया, श्वसन जंतुओं में पहुँचा, क्योंकि पौधों को जंतुओं ने खा लिया और फिर जंतु से फिर पौधों के द्वारा और फिर पौधों ने फिर छोड़ दिया आपका वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड में। तो इस तरीके से ये कार्बन चक्र चलता रहता है। तो पौधों की पत्ते और जड़ों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है, पौधों के पत्ते और जड़ दोनों ही करते हैं। और शेष आपका कार्बोहाइड्रेट जो पौधों की जैविक क्रिया में प्रयुक्त नहीं होते, तो पौधों के उत्कों में संचित हो जाते हैं।
पौधे या शाकाहारियों के भोजन बनते हैं और सूक्ष्म जीवों द्वारा विघटित भी हो जाते हैं। शाकाहारी उपयोग किए गए कार्बोहाइड्रेट को कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देते हैं। तो जो मैंने आपको समझाया ना मोटा मोटा वही है, ज़्यादा इसमें टेंशन लेने की नीड नहीं है। नेक्स्ट आता है ऑक्सीजन चक्र। यानी इसमें क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया का एक प्रमुख सह परिणाम होता है ऑक्सीजन। इसमें ऑक्सीजन का यूज होता है बाय प्रोडक्ट। कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीजन भी आपकी शामिल होती है। ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल इसमें विमुक्त हो जाते हैं, यानी छोड़ दिए जाते हैं। तो ऑक्सीजन चक्र बहुत ही जटिल प्रक्रिया, बहुत ही मुश्किल प्रक्रिया है। बहुत सारे रासायनिक तत्व आपस में मिलकर उनमें ऑक्सीजन पाई जाती हैं और नाइट्रोजन के साथ मिलकर ऑक्सीजन नाइट्रेट बना देती हैं और अन्य खनिजों और तत्वों के साथ मिलकर भी अलग अलग प्रकार के आपके ऑक्साइड बनाती है। जैसे आयरन के साथ जब मिल जाएगी तो आयरन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम के साथ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। सूर्य प्रकाश में अगर हम बात करें तो जब आपकी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है ना, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो जल होता है यानी H2O, इसके विघटन से भी आपकी ऑक्सीजन पैदा होती है, क्योंकि इसमें जो O सिंबल है ये ऑक्सीजन ही तो है जो पौधों की वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया के दौरान वायुमंडल में पहुंचती है। ठीक है, क्योंकि जो पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करती हैं। तो इस तरीके से ये ऑक्सीजन चक्र चलता रहता है, वायुमंडल से ग्रहण की और वायुमंडल में दोबारा छोड़ दी गई। नेक्स्ट आता है नाइट्रोजन चक्र। नाइट्रोजन चक्र तो वायुमंडल की संरचना में आप सबको पता है सबसे ज़्यादा पार्ट नाइट्रोजन का है, लगभग 78% आता है। वैसे तो इन्होंने नियर अबाउट लिख रखा है। विभिन्न कार्बनिक यौगिक जैसे एमिनो एसिड है, न्यूक्लिक एसिड है और इसके साथ आपकी विटामिन है, वर्णक है, इन सभी में भी एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में नाइट्रोजन है। केवल कुछ विशिष्ट प्रकार के जीव जैसे आपके कुछ मिट्टी में पाए जाने वाले जीवाणु या ब्लू ग्रीन एल्गी इन्हें प्रत्यक्ष गैसीय रूप में ग्रहण करते हैं, यानी सीधे नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं मिट्टी में पाए जाने वाले जीवाणु और आपके ब्लू ग्रीन एल्गी, और बाकी सभी अप्रत्यक्ष रूप से। सामान्यतः जो नाइट्रोजन होती है नाइट्रोजन यौगिकीकरण द्वारा ही प्रयोग में लाई जाती है। नाइट्रोजन का लगभग 90% भाग बायोलॉजिकल है, यानी जैविक है, क्योंकि अर्थात जीव ही इन्हें ग्रहण कर सकते हैं। और स्वतंत्र नाइट्रोजन का अगर प्रमुख स्रोत की बात करें तो मिट्टी के जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं उनकी क्रिया और उनमें संबंधित पौधों की जड़ें और रंध्र वाली मिट्टी है। यहाँ से क्या होता है, नाइट्रोजन वायुमंडल में रिलीज हो जाती है। वायुमंडल में जब भी बिजली चमकती है या फिर लाइटनिंग होती है, अंतरिक्ष विकिरण होता है, तो नाइट्रोजन का भी यौगिकीकरण किया जाता है या यौगिकीकरण होता है। तो गाइस महासागरों में भी आपकी कुछ समुद्री जीव होते हैं जो इनका यौगिकीकरण करते हैं। वायुमंडलीय नाइट्रोजन के इस यौगिक रूप में उपलब्ध होने पर हरे पौधों में इनका स्वांगीकरण भी हो जाता है। तो सिंपल तौर पर देखो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन है। अब हमारे पृथ्वी पर जो आपके ग्रीन ब्लू या मिट्टी के जीवाणु है वो भी नाइट्रोजन डायरेक्ट ग्रहण कर लेते हैं। यहाँ तक कि आपके कुछ समुद्री जीव भी डायरेक्ट ग्रहण कर लेते हैं। शाकाहारी जंतुओं द्वारा जो नाइट्रोजन है वो पौधे जब वो खाते हैं ना तो उसके कुछ पार्ट में उनके अंदर चला जाता है नाइट्रोजन। ठीक है, फिर मृत पौधे यानी जब वो मर गए जानवर या पौधे तो जो नाइट्रोजन ही अपशिष्ट है वो मिट्टी में मिल जाएगा, फिर बैक्टीरिया द्वारा उसे नाइट्रेट में बदल देंगे नाइट्रोजन को। और फिर कुछ जीवाणु क्या करते हैं, नाइट्रेट का फिर नाइट्रेट में बदल देते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन को नाइट्राइट में बदला, नाइट्राइट को फिर नाइट्रेट में बदला, और फिर क्या होंगे, फिर पुण्य हरे पौधे नाइट्रोजन यौगिकीकरण हो जाता है। तो इस प्रकार से पुण्य स्वतंत्र रूप से दोबारा से डीनिट्रिफिकेशन भी हो जाता है। यानी देखो सिंपल सी बात है भाई, पहले क्या हुआ था, पहले आपका 1 मिनट, तो पहले क्या हुआ था, पहले आपका नाइट्रोजन थी, नाइट्रोजन पौधों ने ग्रहण की, पौधों के मर गए मिट्टी में मिल गया, तो मिट्टी में मिलते नाइट्रेट में बदल गई, नाइट्राइट से फिर नाइट्रेट में बदल गई, आखिर में जाकर फिर दोबारा से नाइट्रोजन में बदल जाती है। ठीक है, तो इसे कहते हैं डीनाइट्रीकरण प्रक्रिया। नेक्स्ट आता है अन्य खनिज चक्र यानी अदर मिनरल सर्कल। तो इसमें क्या होता है, जैवमंडल में जो आपके भू रासायनिक तत्व होते हैं जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, इनके अतिरिक्त पौधे और प्राणी जीवन के लिए अत्यंत महत्व के लिए बहुत से अन्य खनिज मिलते हैं। जीवधारियों के लिए आवश्यक ये खनिज पदार्थ प्राथमिक तौर पर अकार्बनिक रूप से मिलते हैं। ठीक है, जैसे फास्फोरस है, सल्फर है, कैल्शियम है, पोटाशियम है, और ये घुलनशील लवणों के रूप में मिट्टी में और झील में और नदी और समुद्रों में भी पाए जाते हैं। और यानी घुलनशील लवण यानी पानी में घुल जाते हैं। तो ये जल चक्र में भी सम्मिलित हो जाते हैं, तभी अपक्षय प्रक्रिया द्वारा
पृथ्वी की भूपट्टी पर और फिर बाद में समुद्र तक भी पहुंच जाते हैं। तो इस तरीके से पूरा आदान प्रदान इनका होता रहता है। समुद्र तक पहुंच गए, अन्य लवण क्या होंगे, तलछट के रूप में धरातल पर पहुंच जाएंगे, और फिर अपक्षय होगा, अपक्षय द्वारा अपर्दन वगैरह होगा, तो इसमें ये शामिल हो जाते हैं। और फिर जीवधारी अपने पर्यावरण में घुलनशील अवस्था में उपस्थित खनिजों लवणों से अपने ही खनिजों की आवश्यकता को पूरा करते हैं। तो इस प्रकार से ये खनिज एक जगह से दूसरे जगह पर शामिल हो जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से। और नेक्स्ट आता है इकोलॉजिकल बैलेंस। इकोलॉजिकल बैलेंस की बात करें तो किसी पारितंत्र या आवास में जीवों के समुदाय में जो परस्पर गतिक साम्यता की अवस्था होती है उसे ही पारिस्थितिक संतुलन कहते हैं। ये तभी संभव है जब आपके जीवधारियों की विविधता अपेक्षाकृत स्थायी रहे, कर्म से परिवर्तन हो, लेकिन ऐसा प्राकृतिक अनुकर्मण के द्वारा ही होता है। इसे पारितंत्र में हर प्रजाति की संख्या के एक स्थायी संतुलन के रूप में भी वर्णित किया जा सकता है। ये संतुलन निश्चित प्रजातियों में प्रतिस्पर्धा और आपसी सहयोग से भी होता है। ठीक है, यानी सिंपल सी बात है भाई, एक स्ट्रॉन्ग प्रजाति का जीव है और एक बेचारा छोटा सा है, तो ये इसको खाएगा ही। ठीक है, ये इसको खाएगा, ये इस अपने से छोटे वाले को खाएगा। तो इस तरीके से चीज़ें चलती रहती हैं। और कुछ प्रजातियां होती हैं उनको जिंदा रहने के संघर्ष में से भी पर्यावरण संतुलन प्राप्त किया जा सकता है। यानी ऐसा ना हो कि आपके छोटे जीव बचे ही ना। ठीक है, तो हर प्रजातियों में एक संतुलन, एक बैलेंस बनना ज़रूरी है। प्रजातियों की संख्या निश्चित बनी रहती है तो संतुलन भी बना रहेगा। अगर आपकी जो प्रजातियां हैं वो कम होती चली गई तो कहीं ना कहीं इकोलॉजिकल सिस्टम भी गड़बड़ा जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, जहाँ शाकाहारी जंतु अत्यधिक संख्या में होते हैं, दूसरी ओर वहाँ मांसाहारी अधिक नहीं होते। अगर मांसाहारी अधिक होते तो इनको खा नहीं जाते। ठीक है, और शाकाहारियों के शिकार पर निर्भर होते हैं, अतः इनकी संख्या नियंत्रित रहती है। यानी जो शाकाहारी है फिर उनका शिकार हो जाता है, फिर भी संख्या नियंत्रित रहती है। पौधों के पारिस्थितिकी संतुलन में भी काफ़ी बदलाव है। जैसे वनों की प्रारंभिक प्रजातियों में आपका कोई व्यवधान, जैसे स्थानांतरी कृषि में वनों को साफ करके प्रजातियों के वितरण में बदलाव आता है, क्योंकि किसान जो होते हैं ये घुमंतु किसान, ये एक एरिया पर इन्होंने वनों को साफ किया, वहाँ पर अपनी खेतीबाड़ी की, फिर आगे बढ़ गए इस तरीके से। तो ये परिवर्तन भी आपकी प्रतिस्पर्धा के कारण ही होता है। जहाँ द्वितीय वन प्रजातियों जैसे घास, बांस, चीड़ आदि के वृक्ष प्रारंभिक प्रजातियों के स्थान पर ही उगते हैं और प्रारंभिक वनों की संरचना को बदल देते हैं। तो यही आपका सक्सेशन कहलाता है, यानी अनुकर्मण भी कहलाता है। पारिस्थितिकी असंतुलन के कारण क्या है, नई प्रजातियों का आगमन, नई नई प्रजातियां आना, विपदाएं आना, यानी आपके बाढ़ है, चक्रवात है, तूफान है, इस तरीके की ज्वालामुखी फटना है। मानव जनित कारक भी, मनुष्य के हस्तक्षेप से पादप समुदाय का संतुलन प्रभावित होता है कहीं ना कहीं, और पूरे पारितंत्र के संतुलन को प्रभावित करता है मनुष्य का हस्तक्षेप। और इस असंतुलन से कई अन्य द्वितीय अनुक्रमण भी आते हैं, जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर आपका ज्वालामुखी जो दबाव है वो भी बढ़ता है, और जिससे आपका इकोलॉजिकल सिस्टम भी प्रभावित होता है। पर्यावरण के वास्तविक रूप को हमने कब बिल्कुल नष्ट कर दिया है, सामान्य पर्यावरण पर भी बहुत बुरा प्रभाव है। और आपदाएं भी असंतुलन से ही पैदा होती हैं, जैसे बाढ़, भूकंप, बीमारियां और कई आपकी अन्य जलवायु संबंधी आपदाएं। विशेष आवास स्थानों में पौधों और प्राणी समुदायों में घनिष्ठ अंतर संबंध होते हैं। जैसे निश्चित स्थानों पर आपके जीवन में विविधता वहाँ के पर्यावरणीय कारकों का संकेतक है। इन कारकों का समुचित ज्ञान और समझ ही पारितंत्र के संरक्षण और बचाव के प्रमुख आधार हैं। तो काफ़ी हद तक गाइस हम जिम्मेदार हैं इम्बैलेंस की। तो अगर मनुष्य चाहे तो कहीं ना कहीं पर्यावरण को बचा सकता है, केवल उसको बचाने की नीड है। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस के जवाब, निम्न में से कौन जैव मंडल में सम्मिलित है, केवल पौधे, केवल प्राणी, सभी जीवित जीव या सभी जैव और अजैव जीव। तो गाइस आपके सभी जैव और अजैव जीवों को जैव मंडल में शामिल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान निम्न में से किस नाम से जाने जाते हैं, तो उन्हें कहते हैं सवाना। नेक्स्ट आता है चट्टानों में पाए जाने वाले लोहांस के साथ ऑक्सीजन मिलकर निम्न में से क्या बनाती है, तो गाइस आयरन ऑक्साइड बनाती है। राइट आंसर रहेगा आयरन ऑक्साइड। नेक्स्ट आता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ मिलकर क्या बनाती है, तो गाइस जल के साथ मिलकर बनाती है कार्बोहाइड्रेट। तो ये थे आपके 4 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट थे, जो एनसीईआरटी के ही थे क्वेश्चन ये चारों। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 15 कंप्लीट होता है, जिसमें आपने बहुत कुछ पढ़ा। गाइस ये बताना चाहूँगी ये चैप्टर आपका पीआरटी स्टूडेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी पीजीटी और
टीजीटी वाले भी इस चैप्टर को स्किप ना किए, उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास में गाइस मैं आपको करवाने जा रही हूँ क्लास 11th के एनसीईआरटी का, और ये हमारा चैप्टर रहेगा चैप्टर नंबर 16। ठीक है, तो क्लास 11th के एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 16 होगा, और ये गाइस आपका आखिरी चैप्टर है। इस चैप्टर के बाद आपकी क्लास 11th की एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी, और चैप्टर का नाम है जैव विविधता और संरक्षण। ठीक है, तो जैव विविधता और संरक्षण है चैप्टर का नाम, तो ध्यान से कीजिएगा चैप्टर को। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो इसमें देखो सबसे पहले इसका नाम ही देख लेते, तो जैव विविधता और संरक्षण। तो यहाँ पर अगर जैव विविधता की बात करें तो आपको देखो सबको पता है कि हमारी पृथ्वी पर क्या है, हमारी पृथ्वी पर अलग अलग टेम्परेचर है, अलग अलग एरिया में अलग अलग मौसम है, और इसी वजह से क्या होता है हमारी अर्थ पर अलग अलग सारी जलवायु दिशा हैं, सारी जलवायु जो दशाएं हैं, जैसे वर्षा का आना, तापमान, आर्द्रता, नमी, सब कुछ अलग अलग है, और इसी वजह से इन्हीं सभी को क्या माना जाता है, जैव विविधता का आधार माना जाता है। सौर ऊर्जा और जल ये अपक्षय में विविधता लाते हैं, परिणाम स्वरूप जैव विविधता का भी प्रमुख कारण ये बनते हैं। ठीक है, क्योंकि अलग अलग जीव, जैव विविधता क्या होती है, यानी जीवों की अलग अलग प्रजातियां। देखो पृथ्वी पर किसी प्रजाति की अगर औसत आयु की बात की जाए ना, तो वो 10 से 40 लाख वर्ष होने का अनुमान है किसी स्पीसीज की, यानी प्रजाति की। मैं किसी एक की बात नहीं कर रही हूँ, एक जानवर की बात नहीं कर रही, हम उसकी पूरी प्रजाति की बात कर रहे हैं, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी। तो लगभग 99% जो प्रजातियां हैं वो कभी भी पृथ्वी पर रहती थी और आज लुप्त हो चुकी है। फॉर एग्जाम्पल डायनासोर आप कह सकते हो। तो पृथ्वी पर जैव विविधता कभी भी एक जैसी नहीं है। आप सबको पता है सबसे ज़्यादा जैव विविधता उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में अधिक होती है। ये एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है, जैव विविधता किन एरियाज में सबसे अधिक होती है, तो वही उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में सबसे अधिक होती है। और जैसे जैसे आप पोलर एरिया की ओर जाओगे ना, तो जैव विविधता में कमी देखी जाती है, लेकिन जीवधारियों की संख्या अधिक होती चली जाती है, पर उनकी विविधता में कमी देखी जाती है। जैव विविधता दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो प्लस डाइवर्सिटी। बायो जिसका अर्थ होता है जीव, और डाइवर्सिटी का अर्थ होता है विविधता। साधारण शब्दों में किसी निश्चित एरिया में जो जीवों की संख्या है और उनकी विविधता, उसको कहते हैं बायोडाइवर्सिटी, यानी जैव विविधता। यानी किसी भी एरिया में आपके जो जीव रहते हैं वो कितने हैं, उनकी संख्या और उनकी अलग अलग प्रजातियों को कहते हैं जैव विविधता। इसका संबंध पौधों के प्रकार, प्राणियों और सूक्ष्म जीवों से भी, यानी सभी प्रकार के जीवों को इसमें शामिल किया जाता है, और उनका पारितंत्र को भी इसमें शामिल किया जाता है। तो पृथ्वी पर पाए जाने तो जैव विविधता की अगर हम बात करें तो ये एक सजीव संपदा है, यानी जीवित जीवों को इसमें शामिल किया जाता है, और लाखों वर्ष का इतिहास का भी परिणाम माना जाता है जैव विविधता को। इसको 3 लेवल पर समझा जाता है। एक होता है आनुवांशिक जैव विविधता, दूसरा प्रजातीय जैव विविधता, और तीसरा पारितंत्रीय जैव विविधता। तो इन तीनों लेवल्स पर इसको हम अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी की बात करें तो आप सबको पता है जीवन के बनने के लिए एक जीन होता है, जीन, और ये जीन मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, और इस जीन को ही, किसी भी जीव के जो जीन है उसी को ही कहते हैं आनुवांशिक जैव विविधता। समान भौतिक लक्षणों वाले जीवों के समूह को प्रजाति कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल भाई एक आपका जीव है, उसमें बहुत सारे उसके फिजिकल जो फीचर्स हैं वो एक जैसे हैं, उसके लक्षण, तो इस प्रकार के जितने भी लोग होंगे उनको क्या कहेंगे भाई, हाँ ये इस प्रजाति के। मानो आनुवांशिक रूप से होमो सैपियन, ये एग्जाम में बहुत आता है, जो मनुष्य है वो किस प्रजाति का है, तो होमो सैपियन प्रजाति से संबंधित है। कद, रंग, अलग बनावट, शारीरिक लक्षण सब में अलग अलग भिन्नता है, और इसका कारण क्या है, आनुवांशिक विविधता। तो मनुष्य में जो शारीरिक भिन्नता देखने को मिलती है वो इसका कारण क्या होता है, आनुवांशिक विविधता। ठीक है, उसी की तरह भी आपकी जो प्रजातियां होती हैं उनके डेवलपमेंट के लिए भी आनुवांशिक विविधता अत्यधिक अनिवार्य होती हैं, उनके फलने के लिए, फूलने के लिए। नेक्स्ट आता है स्पाइसीज डाइवर्सिटी, यानी प्रजातीय विविधता। तो इसमें क्या होता है, प्रजातियों के आपको अनेक रूप देखने को मिलते हैं, प्रजातियों की संख्या भी होती है, और इसके साथ साथ प्रजातियों की विविधता, उनकी समृद्धि, प्रजातियों के प्रकार, उनकी बहुलता, इन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं हमें प्रजातियों के बारे में पता चलता है। और कुछ एरियाज़ में आपकी प्रजातियों की संख्या अधिक होती है और कुछ में कम। जिन क्षेत्रों में प्रजातीय विविधता अधिक होती है उन्हें विविधता के हॉटस्पॉट कहा जाता है। जैसे आप
इंडिया में बात करें तो पश्चिमी घाट। तो प्रजातियों की संख्या जहाँ अधिक होगी, प्रजातियों की विविधता अधिक होगी, अलग अलग प्रजातियों के जीव जंतु अधिक देखने को मिलेंगे, तो उस एरिया को हॉट स्पॉट के नाम से जाना जाता है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट आता है इकोलॉजिकल सिस्टम डाइवर्सिटी। तो इकोलॉजिकल के बारे में हम चैप्टर नंबर 15 में पूरा डिटेल से पढ़ चुके हैं कि भाई एक जीव और वो जीव जीवन जीने के लिए जो क्रियाएं करता है और उसके साथ साथ वो अपने पर्यावरण के साथ जो इंटरेक्ट करता है उसे पारितंत्र कहते हैं, इकोलॉजिकल सिस्टम कहते हैं। तो पारितंत्रीय विविधता का क्या अर्थ है कि प्रत्येक पारितंत्र में जो भी आपका प्रोसेस करता है कोई भी जीव और उसके आवास स्थानों की जो भिन्नता होती है उसे कहते हैं पारितंत्रीय विविधता। ठीक है, तो इसका परिसीमन करना बहुत मुश्किल है, कठिन है, क्योंकि समुदाय यानी प्रजातियों का जो समूह है और पारितंत्र की ये जो सीमाएं होती है ये निश्चित नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखना इसको। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है, तो पारितंत्र में यहाँ पर एक चीज़ आती है नेक्स्ट, इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? तो गाइस सिंपल सी बात है, अगर प्रजातियां ख़त्म होती चली जाएंगी तो जो हमारा इकोलॉजिकल सिस्टम है वो पूरी तरह से गड़बड़ा जाएगा। और प्रकृति की देन है हमें, तो मनुष्य जो मानव समुदाय हैं उन्हें आनुवांशिक प्रजातियों और पारिस्थितिक तंत्रों पर प्राकृतिक विविधता को बनाए रखने में बड़ा योगदान दिया है। जैव विविधता की पारिस्थितिक, आर्थिक और वैज्ञानिक भूमिकाएँ बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, तो आर्थिक रूप से भी हमारे लिए उपयोगी होते हैं, वैज्ञानिक रूप से भी और आपके पारिस्थितिकी यानी पर्यावरण की दृष्टि से भी। नेक्स्ट आता है इकोलॉजिकल रोल ऑफ बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता की पारिस्थितिकीय भूमिका। पारितंत्र में विभिन्न प्रजातियां कोई ना कोई क्रिया करती रहती है। कोई भी प्रजाति बिना कारण न तो विकसित हो सकती है, न ही बनी रह सकती है। यानी प्रत्येक जो जीव होता है ना, कहते हैं ना भगवान ने किसी को यहाँ पर पैदा किया है तो किसी न किसी पर्पज से किया है। तो प्रत्येक जीव अपनी ज़रूरत पूरा करने के साथ साथ दूसरे जीवों के पनपने में भी सहायक होता है। हमने चैप्टर नंबर 15 में अच्छी तरीके से पढ़ा था कैसे एक जीव दूसरे जीव पर डिपेंड रहता है, एक जीव दूसरे जीव का भोजन बनता है, दूसरा जीव तीसरे का भोजन बनता है। इस तरीके से एक फूड चैन भी चलती रहती है और इसी में आपके जल और पोषक तत्वों का चक्र भी बना रहता है, कार्बनिक पदार्थ भी और ऊर्जा भी ट्रांसफ़र होती रहती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती रहती है और ये सभी क्रियाएं अगर हम बात करें तो मानव जीवन के लिए भी इम्पोर्टेंट है, मनुष्य के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे इकोलॉजिकल सिस्टम में विविधता होगी तो प्रजातियों के प्रतिकूल स्थितियों में भी रहने की संभावना और उनकी उत्पादकता उतनी ही अधिक होगी। ठीक है, अगर कोई प्रजाति खत्म होने वाली है पर इकोलॉजिकल सिस्टम ओके है तो वो प्रजाति को हम बचा सकते हैं। बट अगर इकोलॉजिकल सिस्टम ही हमारा फैल होने वाला है तो कुछ नहीं किया जा सकता। तो जिस पारितंत्र में जितनी अधिक प्रजातियां होगी वो पारितंत्र उतना ही अधिक परमानेंट होगा, उतना ही अधिक स्थायी होगा, उतना ही अधिक उसके लंबे बने रहने की आशा की जा सकती है। नेक्स्ट आती है इकोलॉजिकल रोल ऑफ बायोडाइवर्सिटी यानी इकोलॉजिकल में कैसे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो सभी मनुष्यों के लिए जैव विविधता एक संसाधन के रूप में मान सकते हो, जैसे क्रॉप डाइवर्सिटी आप कह सकते हो। ठीक है, फसलों की विविधता, जैसे क्रॉप डाइवर्सिटी आती है ना, फसलों की विविधता। तो जैव विविधता को संसाधनों के उन भंडारों के रूप में भी समझा जा सकता है जिनकी उपयोगिता भोज्य पदार्थ, औषधियाँ और सौंदर्य प्रसाधन आदि बनाने में है। जैव विविधता की ये जो आपकी हाइपोथेसिस है जैव विविधता के विनाश के लिए भी उत्तरदायी है। यानी हद से ज़्यादा डेवलपमेंट जब हम करते हैं तो हम जीवों के बारे में भी नहीं सोचते और काफ़ी हद तक हम उन्हें नुकसान पहुंचा देते हैं। तो खाद्य फसलें, पशु वन संसाधन, मत्स्य और दवा संसाधन आदि ये कुछ ऐसे आर्थिक महत्व के उत्पाद हैं जो मनुष्य को जैव विविधता से ही उपलब्ध होते हैं। यानी वनों में हमें अलग अलग प्रकार के उत्पाद प्राप्त होते हैं, मछलियाँ और हमें काफ़ी जड़ी बूटियाँ, दवाइयाँ और खाद्य फसलें और पशु। तो ये सब कुछ हमारे बायोडाइवर्सिटी के ही देन होते हैं। नेक्स्ट आता है वैज्ञानिक यानी साइंटिफिक रोल ऑफ बायोडाइवर्सिटी यानी वैज्ञानिक में क्या भूमिका रहती है इसकी। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जीवन का आरंभ कैसे हुआ, भविष्य में हम कैसे रहेंगे, जीवन कैसे चलता है, इकोलॉजिकल सिस्टम हमारा कैसे है और जो भी हमारी प्रजाति है वो प्रत्येक प्रजाति के लिए क्या भूमिका निभाती है, तो इन्हें हम केवल बायोडाइवर्सिटी से ही समझ सकते हैं। हम सभी तथ्यों को हम सभी को ये तथ्य समझना चाहिए कि स्वयं भी जिएं और दूसरी प्रजातियों को भी जीने दें। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हमारे साथ सभी प्रजातियों को जीवित रहने का अधिकार है। कई प्रजातियों को स्वेच्छा से विलुप्त करना नैतिक रूप से गलत है, यानी हद से ज़्यादा किसी एक प्रजाति का शिकार अपने स्वार्थ के लिए, तो ये भी गलत है। तो जैव विविधता का स्तर अन्य जीवित प्रजातियों के साथ हमारे संबंध का एक अच्छा पैमाना है। तो जैव विविधता की अवधारणा कई मानव संस्कृतियों का भी अभिन्न अंग है। ठीक है, जैसे अब आप कहते हो ना डायनासोर लुप्त हो गए, तो
कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ होगा ना जो उनके लुप्त होने का मेजर कारण बना कि उनकी पूरी प्रजाति ही फिनिश हो गई, है ना। नेक्स्ट आता है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो देखो कैसे हुआ ये सब कुछ। तो ये होता है भाई, जनसंख्या वृद्धि लगातार बढ़ रही है, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग हम अधिक से अधिक कर रहे हैं और इससे क्या हो रहा है, इससे हमारे संसार के विभिन्न भागों में जो भी प्रजातियां हैं और उनके आवास स्थल यानी उनके रहने की जो जगह है उनमें तेज़ी से कमी हुई है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो कि सबसे बड़ा एरिया है, तो विश्व के कुल क्षेत्र का मात्र 1/4 भाग है। यहाँ संसार की 3/4 जनसंख्या रहती है और इस जो इतनी विशाल जनसंख्या, इसको अपना पेट भरने के लिए संसाधनों का दोहन और वनों का हद से ज़्यादा कटाई और वनों से चीज़ें प्राप्त करनी अत्यधिक हो गई है। और उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले एरिया की बात करें तो पृथ्वी की लगभग 50% प्रजातियां यहाँ पाई जाती है और प्राकृतिक आवासों का विनाश पूरे जयमंडल के लिए हानिकारक सिद्ध हुआ है। क्योंकि आप देखो, जो आपकी प्राकृतिक आपदाएं इतनी आ रही है, जंगलों में आग लग रही है, वायुमंडल में जो आपकी गैसेस का लेवल है वो गड़बड़ा गया है, जो प्रदूषण है वो इतना बढ़ गया है, आपकी आपदाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। तो ये सभी क्या हैं, ये सभी चीज़ें भी कहीं ना कहीं हमारी प्राणी जात और वनस्पति जात को भी क्षति पहुँचाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, पक्षियों की संख्या कम हो गई है, ये मोबाइल टावर इतने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे जो पक्षी हैं उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो कीटनाशक और अन्य प्रदूषक जैसे हाइड्रोकार्बन है, जैसे आपके गाइस हाइड्रोकार्बन है और आपकी भारू धातु जैसे टॉक्सिक्स, हैवी मेटल्स, संवेदनशील और कमज़ोर जो आपकी छोटी छोटी प्रजातियां होती हैं उनको नष्ट कर देते हैं। और ये प्रजातियां जो स्थानीय आवास की मूल जैव प्रजातियां नहीं हैं, लेकिन उस तंत्र में तो स्थापित की गई है जिन्हें विदेशज प्रजातियां भी कहा जाता है। तो ऐसे कई एग्जाम्पल हैं जो विदेशज जो प्रजातियां हैं उनके आगमन से हमारा इकोलॉजिकल सिस्टम, प्राकृतिक और मूल जैव समुदायों को नुकसान हुआ है। जैसे कुछ जंतु हैं, कुछ दशकों के दौरान आपने देखा भी होगा, बाढ़, चीता, हाथी, गैंडा, मगरमच्छ, मिंक पक्षियों, उनके सींग, सूंड और खालों के लिए उनका सबका अवैध शिकार किया जाता है और अब ये लुप्त होने के कगार पर आ गई है। तो कहीं ना कहीं मनुष्य भी इनके लिए उत्तरदायी है। तो प्राकृतिक संसाधन और पर्यावरण संरक्षण की अंतर्राष्ट्रीय संस्था IUCN ने संकटापन्न पौधों और जीवों की प्रजातियों को उनके संरक्षण के उद्देश्य से 3 वर्गों में डिवाइड किया है। एक आता है संकटापन्न प्रजातियां यानी एंडेंजर्ड स्पाइसीज। वे प्रजातियां आएंगी जिनके लुप्त होने का खतरा है। जिनके लुप्त होने का खतरा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज विश्व की सभी संकटापन्न प्रजातियों के बारे में रेड लिस्ट के नाम से ये सूचना प्रकाशित करती है। रेड लिस्ट में जिसका नाम आ जाता है तो समझ लो कि ये प्रजाति आपकी लुप्त होने के कगार पर आ चुकी है। जैसे रेड पांडा है, रेड पांडा ये भी लुप्त होने के कगार पर है। ठीक है, और नेक्स्ट आती है वही सुभेद प्रजातियाँ। तो इसमें वे प्रजातियाँ होती है जो संरक्षित नहीं है। अगर संरक्षित अभी तो वह नहीं है, अगर इन्हें नहीं किया गया तो इनके विलुप्त होने में सहयोगी कारक यदि जारी रही तो भविष्य में इनके विलुप्त होने का खतरा है। इनकी संख्या कम है और इनका जीवित रहना भी सुनिश्चित नहीं है, यानी अभी इनको कोई भी सुरक्षा नहीं दी गई है और इनके विलुप्त होने का भविष्य में पूरा खतरा है। नेक्स्ट आता है रेयर स्पाइसीज यानी दुर्लभ प्रजातियाँ। संसार में उन प्रजातियों की संख्या भी बहुत कम है, या ये कह सकते हैं प्रजातियाँ कुछ ही स्थानों पर सीमित और बड़े एरिया में विरल रूप से बिखरी रही है, तो उन्हें कहेंगे दुर्लभ प्रजातियाँ। ठीक है, केवल कुछ ही एरियाज में हैं और बड़े लेवल पर बिखरी हुई हैं दूर दूर, और इनकी संख्या बहुत कम है। नेक्स्ट आता है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता का संरक्षण। तो मानव के अस्तित्व के लिए जो जैव विविधता के संरक्षण अत्यधिक इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और जीवन का हर रूप एक दूसरे पर इतना निर्भर है कि किसी एक प्रजाति पर संकट आने से दूसरे में असंतुलन की स्थिति पैदा हो जाती है। यदि पौधों और प्राणियों की जो प्रजातियाँ वो संकटापन्न होती है तो पर्यावरण में गिरावट उत्पन्न होती है और मनुष्य का अपना अस्तित्व भी फिर खतरे में पड़ सकता है। तो ये अनिवार्य है कि जो मनुष्य है उसको पर्यावरण मित्री संबंधी पद्धतियों के प्रति जागरूक किया जाए, यानी पर्यावरण को बचाना चाहिए। ऐसी व्यवहारिक गतिविधियां अपनानी चाहिए कि दूसरे जीवों के साथ समन्वित हो और सतत पोषणीय विकास सस्टेनेबल हो। ठीक है, और इस तथ्य के प्रति जागरूकता बढ़ रही है। संरक्षण तभी होगा और लंबे टाइम के लिए जब ही होगा जब हम स्थानीय समुदाय और प्रत्येक व्यक्ति की इसमें भागीदारी होगी। यानी हर व्यक्ति केवल अपने स्वार्थ के बारे में ना सोचे, ये सोचे कि आप जो भी काम कर रहे हो उससे प्राकृतिक संसाधनों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारे पेड़ पौधे, जीव जंतु, उन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। तो इसी के साथ गाइस सन 1992 में क्या हुआ, रियो डी जेनेरो में जैव विविधता के सम्मेलन में एक अर्थ समिट हुआ और भारत सहित 155 देशों के इस पर हस्ताक्षर यानी
साइन किए गए और विश्व संरक्षण कार्य योजना में जैव विविधता के निम्न तरीके सुझाए गए। तो कौन कौन से तरीके? एक तो जो संकटापन्न प्रजातियां उनके संरक्षण के लिए प्रयास किए जाएंगे, ठीक है, यानी जो प्रजातियां आपके संकट में हैं, जो प्रजातियां आपकी संकट में हैं उनके लिए प्रयास किया जाएगा। दूसरा, प्रजातियों को लुप्त होने से बचाने के लिए योजनाएं लाई जाएंगी। तीसरा, खाद्यान्नों की किस्में और चारे संबंधी जो पौधों की किस्में हैं, इमारती लकड़ी के पेड़ है, पशुधन है, जंतु है, अन्य प्रजातियां हैं, उनकी किस्मों को संरक्षित किया जाएगा। नेक्स्ट, प्रत्येक देश को वन्य जीवों के आवास को चिन्हित कर उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना चाहिए। उसके बाद प्रजातियों के पलने, बढ़ने और विकसित करने के लिए सुरक्षित और संरक्षित स्थान हो और इनका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और नियमों के अनुरूप हो, इनका कोई भी अवैध व्यापार ना किया जाए। तो इस प्रकार से कई नियम या कोई योजनाएं रखी गई जो कि वन्य जीवों के बचाने से रिलेटेड थी। तो भारत सरकार ने प्राकृतिक सीमाओं के भीतर विभिन्न प्रकार की प्रजातियों को बचाने, संरक्षित करने और विस्तार करने के लिए वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम, हद से ज़्यादा बार एग्जाम में आता है, कब लागू हुआ, कब पारित किया गया? तो 1972 में हुआ था। इसके अंतर्गत नेशनल पार्क, आपके पशु विहार स्थापित किए गए, आपके बायोस्फीयर रिजर्व एरिया स्थापित किए गए, जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र, ठीक है, ये सब कुछ स्थापित किए गए। और इन संरक्षित क्षेत्रों का विस्तार पूर्वक अध्ययन भारत भौगोलिक पर्यावरण पुस्तक में किया गया। तो छोड़ो, वह देश जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है उसमें संसार की सर्वाधिक प्रजातीय विविधता पाई जाती है, तो उन्हें महाविविधता केंद्र कहा जाता है। तो और ऐसे देशों की संख्या कितनी है? 12 है। मैक्सिको, कोलंबिया, इक्वेडोर, पेरू, ब्राज़ील, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, मेडागास्कर, चीन, भारत भी आता है इसमें, मलेशिया, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया। और इन देशों में आपकी समृद्ध यानी बहुत ज़्यादा महाविविधता के केंद्र हैं। ऐसे एरिया जो अधिक संकट में हैं उनमें संसाधनों को उपलब्ध कराने के लिए IUCN ने जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र के रूप में निर्धारित किए हैं। हॉटस्पॉट उनकी वनस्पति के आधार पर परिभाषित किए गए हैं। जो पौधे हैं वो महत्वपूर्ण है क्योंकि ये किसी पारितंत्र की प्राथमिक उत्पादकता को प्रभावित करते हैं कि ठीक है, तो प्राथमिक उत्पादकता के रूप में देखे जाते हैं पौधे। और ज़्यादातर अगर हॉटस्पॉट एरिया की बात की जाए तो उनमें जो भी आपकी प्रजाति हैं वो भोजन और जलाने के लिए लकड़ी और कृषि भूमि और इमारती लकड़ी आदि के लिए वहाँ पाई जाने वाली समृद्ध पारितंत्रों पर ही निर्भर है। उदाहरण के लिए भाई मेडागास्कर जो कि आपका अफ्रीका का सबसे बड़ा आइलैंड है, इसमें जो भी कुल पौधे पाए जाते हैं उन जीवों में से जो 85% आपके पौधे और जीव है ना वो संसार में कहीं भी नहीं पाए जाती। मेडागास्कर जो जीव पाए जाते हैं 85% जीव ऐसे हैं प्रतिशत जो कहीं अन्य एरिया में नहीं पाए जाते। अन्य हॉटस्पॉट जो समृद्ध देशों में पाए जाते हैं वहाँ कुछ अन्य प्रकार की समस्याएं हैं। हवाई द्वीप जहाँ विशेष प्रकार की पादप और पशु प्रजातियां मिलती है, हवाई द्वीप जो कि प्रशांत महासागर में पड़ता है, तो वह विदेशी प्रजातियों के आगमन और भूमि डेवलपमेंट के लिए असुरक्षित है। तो इस प्रकार हर एरिया की अपनी अलग अलग वैरायटी से अलग अलग खासियत है। अब आप यहाँ पर वर्ल्ड के मैप पर देख सकते हो कहाँ पर आपको जैव विविधता देखने को मिलती है। तो ये इम्पोर्टेंट एरिया है। तो देखो भारत में भी अगर हम बात करें तो भारत में देखो ये आ रहा है पश्चिमी घाट, और भारत में पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय जिसमें उत्तर पूर्वी राज्य आ जाते हैं। तो भारत में ये 2 एरिया हॉटस्पॉट एरिया माने जाते हैं। श्रीलंका में बात करें तो सिंह राजा वन, ठीक है, श्रीलंका में बात करें तो गाइस देखो ये इंडिया के हैं, आपको इंडिया को दिख ही गए होंगे, पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय हॉटस्पॉट एरिया बता रही हूँ मैं आपको। और श्रीलंका में सिंह राजा वन, ये श्रीलंका में पड़ता है। इंडोनेशिया आ जाता है हॉटस्पॉट एरिया में, क्योंकि देखो ये 0 डिग्री के आसपास वाला एरिया, 0 डिग्री जो कि आपके जैव विविधता वाले अधिक जैव विविधता वाले एरिया। फिलीपींस आइलैंड भी आता है इसमें, और उत्तरी बोर्नियो जो कि एशिया का सबसे बड़ा आइलैंड है, तो उसका उत्तरी बोर्नियो वाला पार्ट भी आता है। मलेशिया भी आता है इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में गाइस क्वींसलैंड आता है, ऑस्ट्रेलिया में क्वींसलैंड आता है। और ये रहा वो मेडागास्कर जहाँ पर 85% ऐसी प्रजातियां देखने को मिलती है जो संसार में कहीं नहीं मिलते, ऐसे जीव जंतु हैं यहाँ पर। तो पूर्वी मेडागास्कर आता है इसमें इंपॉर्टेंट। और अफ्रीका की बात करें तो गाइस अफ्रीका में आता है एक तो पूर्वी चाप पर्वत जिसे किलिमंजारो पर्वत और केन्या पर्वत के आसपास वाला एरिया, और दूसरी एक कंट्री आती है तंजानिया, ठीक है। ये तंजानिया कंट्री भी यहीं पर पड़ती है। ये तो है ऊपरी गिनी तट, ये है आपका ऊपरी गिनी तट, ये ऊपरी गिनी तट, ये तंजानिया, ठीक है। ये दोनों एरिया पड़ते हैं अफ्रीका में। नेक्स्ट आता है
नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो ये एक्चुअली मध्य अमेरिका ही पड़ जाता है। तो सेंट्रल अमेरिका की, मध्य अमेरिका का उच्च भूमि क्षेत्र और मध्य अमेरिका का निम्न भूमि एरिया। और आपकी दक्षिण अमेरिका में बात करें गाइस, तो दक्षिण अमेरिका में एक तो ये आ जाता है अटलांटिक वन, ब्राज़ील वन जिसे कहते हैं। दूसरा ये एंडीज माउंटेन का पार्ट है, ये आ जाता है जैव विविधता में। और पश्चिमी एक्वाडोर और कोलंबिया आ जाता है, और यही आते हैं तीनों आपके साउथ अमेरिका में। तो गाइस ये थे आपके जैव विविधता वाले एरिया वर्ल्ड के अंदर, पारिस्थितिकी हॉटस्पॉट। देखो यहाँ पर लिखा हुआ भी है पारिस्थितिकी हॉटस्पॉट, तो ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भाई ये बताओ एशिया में कौन कौन से हॉटस्पॉट वाले एरिया हैं। तो ऑप्शन में आपको पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, सिंह राजा, इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, उत्तरी बोर्निया, तो इनमें से कुछ भी मिल सकता है। दक्षिण अमेरिका में कौन कौन से हैं, तो हमारे अटलांटिक वन, पश्चिमी कोलंबिया, आपका एंडीज माउंटेन ये आ जाएगा। और सेंट्रल माउंटेन के आ जाएंगे, सेंट्रल अमेरिका के पार्ट आ जाएंगे। उसके साथ साथ आपके अफ्रीका की बात करें तो तंजानिया और ऊपरी गिनी वन आ जाएंगे, मेडागास्कर पड़ जाएगा। और ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो क्वींसलैंड आ जाएगा। और उसके साथ साथ मेलानेशिया भी आ जाता है, ये न्यू कैलेडोनिया का पार्ट है। ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर जो कि हमारा कंप्लीट हो चुका है, और आशा करती हूँ आपको चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन है कुछ, जैव विविधता का संरक्षण निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण है? जंतु, पौधे और प्राणी, ये सभी जीवधारी। तो गाइस सभी जीवों के लिए ही इंपॉर्टेंट है जैव विविधता, किसी एक के लिए नहीं। निम्न में से असुरक्षित प्रजातियां कौन सी है जो दूसरों पर को सुरक्षा दे, असुरक्षा दे? बाघ और शेर, जिनकी संख्या अत्यधिक हो, या जिन प्रजातियों के लुप्त होने का खतरा। तो जिन प्रजातियों के लुप्त होने का खतरा वो आपकी असुरक्षित प्रजातियां हैं। नेशनल पार्क और पशु विहार सेंचुरीज निम्न में से किसके लिए बनाए गए? मनोरंजन, शिकार, पालतू जीवों के लिए, संरक्षण के लिए। तो गाइस ये संरक्षण के लिए बनाए गए हैं। नेक्स्ट आता है जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, शीतोष्ण कटिबंधीय, ध्रुवीय क्षेत्र, महासागरीय क्षेत्र। तो गाइस वही रहेगा 0 डिग्री के आसपास वाला आपका उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। नेक्स्ट आता है निम्न में से किस देश में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था? यूके में, मैक्सिको में, ब्राज़ील में, चीन में। ठीक है, तो रियो डी जेनेरो में हुआ था। तो रियो डी जेनेरो आपका ब्राज़ील में पड़ता है, तो राइट आंसर इज ब्राज़ील। तो ये थे आपके शॉर्ट क्वेश्चन इसी चैप्टर के। तो यहाँ पर आपकी क्लास 11th की एनसीईआरटी मेरे चैनल पर कंप्लीट होती है। मैंने आपको सारे चैप्टर्स करवा दिए हैं कंप्लीट और डिटेल से, और डिटेल पढ़ा है हमने हर चैप्टर का। तो गाइस यहाँ पर 16 चैप्टर आपके कंप्लीट होते हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। उसके साथ गाइस अब अचीवर्स एकेडमी ऐप पर पीजीटी और आपके नेट लेवल की ज्योग्राफी का पेड कोर्स अवेलेबल है। तो जो स्टूडेंट लेना चाहते हैं वो अचीवर्स एकेडमी ऐप ज्वाइन करें। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। ओके, बाय बाय।